हेलो दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए डीएनजी के क्लासेज चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इसमें जो गुप्तोत्तर काल चल रहा था उसमें अलग अलग वंश कर रहे थे और इसी में था गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मंडोर के प्रतिहार तो हमने पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे इसमें बीनमाल के प्रतिहार। बीनमाल जो जालौर में पड़ता है, इन्हें हम अवंती के भी प्रतिहार कह सकते हैं क्योंकि अवंती पर इनका अधिकार हो जाएगा जो एमपी में है, और इन्हें हम कह सकते हैं कन्नौज के प्रतिहार, कन्नौज जो कि यूपी में पड़ता है। तो ये अलग अलग हम नाम ले सकते हैं इनके बारे में। बीनमाल के जो प्रतिहार हैं उनके बारे में अपन पढ़ें, इससे पहले थोड़ा बता देते हैं कि जो बीनमाल है उसका जो प्राचीन नाम था वो था श्रीमाल, यानी श्रीमाल इसका प्राचीन नाम था। जो चीनी यात्री है वेनसांग, उसने बीनमाल को कहा था पिलो मोल्लो, यानी ये नाम दिया गया था वेनसांग के द्वारा, जिसने जो सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। बीनमाल के बारे में याद रखना है कि कवि माघ यहीं का निवासी था। कवि माघ जिसने पुस्तक लिखी थी शिशुपाल वध। इसके अलावा जो ब्रह्मगुप्त है वो भी यहीं का निवासी था। ब्रह्मगुप्त जिसने पुस्तक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक और वेदांग ज्योतिष, तो ये भी यहीं का निवासी था बीनमाल का। बीनमाल के जो प्रतिहार हैं उनकी जो अधिकतर जानकारी है वो मिलती है ग्वालियर लेख में। ग्वालियर जो पड़ता है एमपी में। यहाँ पर याद रखना है कि पहले हर्षवर्धन का शासन रहा था। हर्षवर्धन जब शासक था तो उसका भी यहाँ पर शासन रहा था बीनमाल में। इसी दौरान जो वेनसांग है उसने इसकी यात्रा की थी। यहाँ पर इसके बाद में एक जाति शासन करने लगी जिसका नाम था चावड़ जाति, यानी चावड़ जाति के लोग थे वो यहाँ पर शासन करने लगे थे। इनका जो पहला शासक हुआ था उसका नाम था नागभट्ट फर्स्ट, जिसका शासन काल था 730 से लेकर 760 तक। जो नागभट्ट फर्स्ट है उसने 730 ईस्वी में चावड़ों को पराजित किया था, यानी जो चावड़ थे उनको पराजित किया गया था नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। चावड़ों को पराजित करने के बाद इसने बीनमाल में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा ही प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी, जबकि इन्होंने चावड़ जाति को पराजित किया था। नागभट्ट फर्स्ट है उसने अपनी जो राजधानी है वो भी बीनमाल को बनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि प्रतिहारों का संस्थापक कौन है, तब आपको हरिश्चंद्र का नाम लेना है। लेकिन ये पूछा जाए भी बीनमाल में प्रतिहारों का संस्थापक कौन था, तो बीनमाल में प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। नागभट्ट फर्स्ट की कई उपाधियां भी थी। इसे ग्वालियर लेख में कहा गया है नागावलोक राजा, ये नागालोक राजा के नाम से इसे जाना जाता था। इसे कहा गया है राम का प्रतिहार, यानी राम का प्रतिहार भी कहा गया है नागभट्ट फर्स्ट को। इसे कहा गया है इंद्र के दंभ का नाशक, यानी इंद्र के दंभ का नाशक भी नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया है। जबकि नागभट्ट फर्स्ट का एक और नाम है नारायण की मूर्ति का प्रतीक, यानी ये जो नाम है ये भी नागभट्ट फर्स्ट का है। याद रखना है कि जो नागभट्ट फर्स्ट है इसका जो दरबार था उसे कहा जाता था
नागावलोक दरबार, यानी इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते थे, नागभट्ट फर्स्ट के दरबार को। जो नागभट्ट फर्स्ट है, नागभट्ट फर्स्ट, इसके समय अधिकतर जो राजपूत वंश थे ना, वो इनके सामंत बन गए थे। यानी जैसे कि चौहान थे, चालुक्य थे, परमार थे, इसके अलावा कलचुरी वंश था, इसके अलावा चंदेल वंश था। तो ये सारे के सारे इनके सामंत बन गए थे नागभट्ट फर्स्ट के समय। याद रखना है कि जो नागभट्ट फर्स्ट है उसने अंतिम समय में अवंती पर अधिकार कर लिया था। अवंती जो एमपी में पड़ता है, वहां पर अधिकार किया गया था नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। नागभट्ट फर्स्ट के समय ही दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है उसका नाम था दंती दुर्ग। यानी दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश, यानी दक्षिण में महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में चल रहा था, तो वहाँ का शासक दंती दुर्ग था। ऐसा माना जाता है कि नागभट्ट फर्स्ट ने दंती दुर्ग को अवंती में एक यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था। यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ। यानी ये यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा किया गया दंती दुर्ग को। इसके बाद में जो नागभट्ट फर्स्ट है ना, उसने इसे इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि ये यज्ञ ना पुत्र प्राप्ति के लिए किया था। इसके पुत्र नहीं था और इसीलिए इसे आमंत्रित किया गया था। हालांकि ये नहीं आया था यज्ञ करने के लिए और पुत्र भी नहीं हुआ। फिर नागभट्ट फर्स्ट के बाद में जो शासक हुए थे वो कुकुस्त और देवराज हुए थे। कुकुस्त और देवराज इनके फिर शासक हुए थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी याद रखना है कि जो देवराज है ना, उसे ग्वालियर लेख में अवंती का शासक कहा गया है। यानी ग्वालियर लेख में देवराज को अवंती का शासक कहा गया है, अर्थात इसने अपनी जो राजधानी है वो अवंती को बना लिया था। तो वैसे पूछा जाए कि अवंती को राजधानी बनाने वाला जो प्रतिहार शासक था वो कौन था, तो वो था देवराज। क्योंकि ग्वालियर लेख में इसे अवंती का शासक कहा गया, इसका मतलब साफ है कि इनका मुख्य केंद्र अवंती बन चुका था। तो आपको याद रखना है कि जो बीनमाल है उसका प्राचीन नाम था सिरीमाल। चीनी यात्री वेनसांग ने बीनमाल को कहा था पिल्लो मोल्लो। यहीं के निवासी थे कवि माघ, जिसने ग्रंथ लिखा था शिशुपाल वध। यहीं का निवासी था ब्रह्मगुप्त, जिसने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक और वेदांग ज्योतिष। जो बीनमाल के प्रतिहार है उनकी जानकारी मिलती है ग्वालियर लेख में, जो एमपी में है। पहले यहाँ पर हर्षवर्धन का शासन था, बाद में हर्षवर्धन के पतन के बाद यहाँ पर चावड़ जाति स्थापित हो गई थी। इनका जो प्रथम शासक था वो नागभट्ट फर्स्ट था, जिसका शासनकाल 730 से लेकर 760 तक रहा था। नागभट्ट फर्स्ट ने 730 ईस्वी में चावड़ों को पराजित करने के बाद प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। यानी बीनमाल में प्रतिहारों का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट को माना जाता है। नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी जो राजधानी है वो बीनमाल को बनाया। इसकी उपाधियां ग्वालियर लेख में मिलती हैं और ये उपाधियां हैं नागावलोक राजा, राम का प्रतिहार, इंद्र के दंभ का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक। याद रखना है कि इसका जो दरबार था उसे कहते थे नागावलोक दरबार। प्रारंभ में अधिकतर जो राजपूत वंश है ये प्रतिहारों के सामंत होते थे। नागभट्ट फर्स्ट ने अंतिम समय में अधिकार किया था अवंती पर। नागभट्ट फर्स्ट ने दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को अवंती में हिरण्यगर्भ यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया था। ये जो यज्ञ है ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। नागभट्ट फर्स्ट के बाद में प्रतिहारों के शासक बने थे कुकुस्त और देवराज। देवराज के बारे में याद रखना है कि इसे ग्वालियर लेख में अवंती का शासक कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि इसने अपनी राजधानी अवंती को बनाया। तो ये हुई थी यहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना, जिसका संस्थापक था नागभट्ट फर्स्ट। देवराज है, इसके बाद में इनका ताकतवर शासक हुआ जिसका नाम था वत्सराज।
वत्सराज का शासन माना जाता है 783 से 795। यह वत्सराज का शासन था। वत्सराज के पास जो उपाधि थी वो थी रणहस्तिन की, यानी वत्सराज की उपाधि थी रणहस्तिन। वत्सराज के बारे में जानकारी मिलती है उद्योतन सूरी के ग्रंथ जिसका नाम था कुवलयमाला, यानी उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में वत्सराज के बारे में जानकारी मिलती है। वत्सराज ने ओसिया में जो पड़ता है जोधपुर में, ओसिया में जो वत्सराज है उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। महावीर, जो भगवान महावीर है, जो जैन धर्म के माने जाते हैं तीर्थकर 24 में, उसके मंदिर का निर्माण करवाया। याद रखना है कि ये पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर है, यानी पूछा जाए कि पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा है, तो महावीर जैन का मंदिर जो ओसिया में बना हुआ है। पूछा जाए किसने बनाया, तो वत्सराज ने बनवाया था। दरअसल ओसिया में मंदिर समूह बने हुए हैं, यानी कई मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, और यहाँ का जो मंदिर समूह है वो प्रतिहारों की देन है, यानी यहाँ का जो मंदिर समूह है वो प्रतिहारों की देन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बने हैं ये महामारू शैली में बने हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था प्रतिहार वंश के कि महामारू शैली मंदिर निर्माण शैली थी, और ये जो शैली है ये प्रतिहारों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर भी महामारू शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ओसिया की जो मंदिर है वो कौन से शासकों की देन है, प्रतिहार शासकों की देन है। जो ओसिया है ना, यहाँ पर जो मंदिर हैं ये शैव हैं, जैन हैं, वैष्णव है। पूछा जाए कौन से के नहीं है, तो बौद्ध मंदिर यहाँ पे नहीं है। जो ओसिया है इसे कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, यानी राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो ओसिया को कहते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में भी इसी तरह से मंदिर बने हुए हैं, शैव, वैष्णव और जैन मंदिर। वहाँ भी बौद्ध मंदिर नहीं है। आपको ही पता है कि जैसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को कहते हैं, जबकि यहाँ पर राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वो कहा जाता है ओसिया को। इसके बाद में जो वत्सराज है उसी के समय प्रारंभ हुआ था त्रिकोणीय संघर्ष, यानी जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो वत्सराज के समय प्रारंभ हुआ था, और उसमें जो 3 वंश है उन्होंने भाग लिया था। एक तो राष्ट्रकूट वंश था, एक पाल वंश था, और एक था प्रतिहार वंश। तो ये प्रतिहारों में हम पढ़ें, चाहे पालों में पढ़ें, चाहे राष्ट्रकूटों में, तो ये जो संघर्ष है ना ये काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यानी ये जो संघर्ष है ये इतिहास में दर्ज है, क्योंकि ये बड़ा संघर्ष था 3 बड़ी महाशक्तियों के बीच में। तो कैसे हुआ था संघर्ष, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो कन्नौज है ना, वहाँ पर अस्थिरता आ गई थी, यानी किसी प्रकार का स्थायी शासन स्थापित नहीं हो पाया था। कन्नौज में उस समय 2 शासक थे जिनका संघर्ष चल रहा था। एक तो था इंद्रायुध और एक था चक्रायुध। अब इसी संघर्ष का यहाँ पर फायदा उठाना चाहता था पाल वंश का शासक जिसका नाम था धर्मपाल, और इधर उठाना चाहता था प्रतिहार वंश का शासक जिसका नाम था वत्सराज। तो इसीलिए जो सबसे पहले वत्सराज है ना उसने कन्नौज पर आक्रमण किया था, यानी वत्सराज ने कन्नौज है वहां पर आक्रमण किया। अब कन्नौज पर आक्रमण किया गया वत्सराज के द्वारा, तो इसने यहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने अधीन इंद्रायुध को शासक बना दिया, यानी अपने अधीन करके इसने इंद्रायुध को शासक बनाया। अब जो धर्मपाल है वो सेना लेकर आया, क्योंकि वो भी यहाँ पर अधिकार करना चाहता था, और ये जो सेना थी धर्मपाल की, इससे वत्सराज ने गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर पराजित कर दिया, यानी वहाँ पर पराजित किया गया
वत्सराज के द्वारा धर्मपाल की सेना को। तो जो कन्नौज है वहां पर वत्सराज का नियंत्रण हो चुका था। लेकिन इसी समय उत्तर भारत में एक दक्षिण की शक्ति ने प्रवेश किया और वो वंश था राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था दूरोफस्ट। अब दूरोफस्ट है, उसने आक्रमण कर दिया कन्नौज पर और इसने वत्सराज को बुरी तरह से पराजित किया। जो दूरोफस्ट है उसने धर्मपाल को भी बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो दोनों जो शासक थे वो पराजित हुए दूरोफस्ट से। दरअसल गुजरात में एक लेक है राधनपुर लेक और एक है वन डिंडोरी लेक। ये जो दोनों लेक हैं इनमें लिखा गया है कि वत्सराज भाग करके मरुस्थल चला गया था। मरुस्थल मतलब जो राजपूताना का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर भाग कर चला गया, और यहां पर दूरोफस्ट है ना, उसने एक प्रकार से अपना वर्चस्व कायम किया। याद रखना है कि दूरोफस्ट है ना, वो दक्षिण का प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया था, वो दूरोफस्ट था। हालांकि दूरोफस्ट का लक्ष्य कोई यहाँ पर अधिकार करना नहीं था। यही कारण है कि वह हिमालय की तरफ बढ़ा और वापस फिर दक्षिण में लौट गया। अब जैसे ही दक्षिण में लौटा, इधर वत्सराज तो हारा हुआ था, धर्मपाल ने फायदा उठाया और धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो पाल वंश का शासक था। अब यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद इसने जो शासक है वो बना दिया चक्रायुध को, यानी धर्मपाल ने अपने अधीन शासक बनाया चक्रायुध को। उसके बाद में इसने कन्नौज में एक बड़े दरबार का आयोजन किया, यानी एक बड़े दरबार का आयोजन करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, जिसमें वत्सराज भी आया था। लेकिन वत्सराज उसकी काफ़ी बेइज्जती की गई थी क्योंकि धर्मपाल ने खुद को उत्तर का स्वामी बता दिया था। तो ये प्रथम संघर्ष हुआ था, यानी ये प्रथम चरण था त्रिकोणीय संघर्ष का। हालांकि इसके महत्वपूर्ण चरण 3 हैं, लेकिन फिर भी बहुत से यहाँ पर संघर्ष होते रहते थे इनके बीच में। लेकिन ये प्रथम चरण था। पूछा जाए किसने प्रारंभ किया था, तो वत्सराज ने। और इसी संघर्ष को इतिहास में कहा जाता है त्रिकोणीय संघर्ष। इसे कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, जो कहते हैं कि 100-150 साल तक चलता रहा था इन 3 बड़ी शक्तियों के बीच में। जो ये संघर्ष का प्रथम चरण हुआ था, तो इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि वत्सराज को सफलता नहीं मिली थी। तो आपको याद रखना है कि जो वत्सराज है उसकी जो उपाधि थी वो रणहस्तिन की थी। इसका वर्णन उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में मिलता है। वत्सराज ने ओसिया में महावीर जैन के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। यहाँ का जो मंदिर समूह है ये प्रतिहारों की देन है, और ये जो मंदिर हैं ये बने हुए हैं महामारू शैली में। यहाँ पर शैव, जैन और वैष्णव मंदिर हैं, और ओसिया को कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर। इसके बाद में आता है त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष। इस संघर्ष के बारे में याद रखना है कि ये 3 शक्तियों के बीच में हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये जो चरण है ये प्रारंभ हुआ था कन्नौज से। प्रथम चरण कन्नौज से प्रारंभ हुआ। पाल शासक था धर्मपाल, प्रतिहार वत्सराज और राष्ट्रकूट था दूरोफस्ट। याद रखना है कि ये जो संघर्ष है ये कन्नौज के लिए हुआ था। 3 शक्तियां, जैसे जो पाल थे उनका जो शासन था पूर्वी भारत में इनका शासन था, तो पूर्व से आए थे पाल, तो जबकि राष्ट्रकूटों का शासन दक्षिण में था और वत्सराज का पश्चिम में। इसीलिए तीनों के बीच में जो संघर्ष हुआ इसे त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, क्योंकि 3 दिशाओं का संघर्ष था। तो पूछा जाए कि इसे सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, वत्सराज ने। कन्नौज में किस किस के बीच में विवाद था, इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच में। वत्सराज ने यहाँ पर अधिकार करने के बाद किसे शासक बनाया, इंद्रायुध को बनाया। उसके बाद वत्सराज ने दोवाब क्षेत्र में पराजित किया धर्मपाल को। इसके बाद यहाँ पर आक्रमण कर दिया दूरोफस्ट ने, यानी दूरोफस्ट के द्वारा आक्रमण किया गया, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। यह दक्षिण का प्रथम शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। दूरोफस्ट ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित कर दिया। राधनपुर और वनडिंडोरी लेख जो गुजरात में पड़ते हैं, उनके अनुसार वत्सराज को भाग करके मरुस्थल में जाना पड़ा।
कुछ समय पश्चात जो धर्मपाल है उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसने अपने अधीन चक्रायुध को शासक बनाया। इसने कन्नौज में एक दरबार का आयोजन किया और खुद को उत्तर का सबसे ताकतवर शासक बताया। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश है बीनमाल का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी क्वेश्चन आए राजस्थान की भर्ती में तो प्रतिहार वंश में सो निश्चित ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके आगे के भी शासक में पढ़ने, मिहिर, भोज, नागभट्ट सेकंड वगैरह, तो इनके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। इसीलिए जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।